कॉमर्स के मेरे होनहार छात्र, क्या हालचाल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां हम आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। हम इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं और साथ में प्रॉपर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली चैप्टर को कवर करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल से कि ये गुडविल है क्या। हर जगह सुनते रहते हैं इसकी गुडविल है, इसकी गुडविल है। होता क्या है ये गुडविल? लेट अस अज्यूम आपका बर्थडे है और आपके दोस्तों ने आपको घेर लिया, भाई पार्टी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। आप चले गए अपने पास की मार्केट में। अब जब मार्केट में गए तो वहां पर ना बहुत सारे कैफे थे और साथ में ही थे, एक के साथ एक बहुत सारे कैफे वहां पर खुले हुए थे, ठीक है। जब आप वहां पे पहुंचे तो वहां पर आपने देखा कि दो कैफे तो जो है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बट एक कैफे ऐसा है जहां पर कस्टमर जो है वो वेट कर रहे हैं, जहां पर वेटिंग है आधे आधे घंटे की। लोग 30 मिनट जो है वो वहां पर वेट करने के लिए रेडी है उस कैफे में जाने के लिए। तो आपने अपने दोस्त को बोला, यार ये क्या चक्कर है, इस कैफे के लिए तो वेटिंग लगी पड़ी है और ये दोनों कैफे जो है वो खाली पड़े हुए हैं, उनपे तो बहुत कम कस्टमर है, इसके लिए लोग वेट करने के लिए भी रेडी है, ऐसा क्यों? तो आपके दोस्त ने जवाब दिया, इस कैफे का नाम बहुत है। नाम बहुत है तो काम बहुत है। आई बात समझ में? जिसका नाम हो गया उसका काम हो गया। अब नाम अपने आप तो बना नहीं होगा, इस कैफे ने बहुत मेहनत की होगी, है नहीं? कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की होगी अच्छी से अच्छी, वो ऑनेस्ट होगा अपने कस्टमर के लिए। अरे बस समझ में? तब मेहनत करके हार्ड वर्क करके उसने अपना एक नाम बना रखा है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उसके लिए 30-30 मिनट तक वेट करने के लिए तैयार है। और इस नाम की वजह से, इस गुडविल की वजह से ये कैफे जो है वो बाकी कैफे से प्रॉफिट ज्यादा कमाता है ना? यार ये 10 कस्टमर डील करते हैं तो ये 100 कस्टमर डील करता है डेली के, तो ये ज्यादा कमा रहा है। पूरी मार्केट में जितने भी कैफे हैं उन सबसे ज्यादा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि इसकी गुडविल बन गई है, इसका नाम बन गया है, इसने अपना नाम बना लिया है अपने हार्डवर्क से, अपनी ऑनेस्टी से, कस्टमर को सेटिस्फाई करके। कस्टमर में इसका नाम है, लोग इस पे विश्वास करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा गुडविल? चलो अब एक बार रीड करो, अब और क्लियर हो जाएगा। गुडविल इज गुड नेम। गुडविल क्या है? जो आपने नाम बना रखा है अपना, ठीक है, गुड नेम। और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है वही गुडविल होती है, ठीक है। आप आंखें बंद करके एडिडास के शूज खरीद लेते हो ना, क्योंकि एडिडास ने मार्केट में अपना इतना नाम बना रखा है कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। अरे बस समझ में? वो उसकी गुडविल है जिसकी वजह से आप परचेज करते हो उसे, और वो एक दिन में नहीं बनी, वो उसने बनाई है। क्लियर? चलिए, विच इज अर्नड, ये जो रेपुटेशन है वो अर्न करी है एक फर्म ने थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी से। इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर who feels satisfied will come again and again and again, and the firm will be able to earn more profit in future. कोई भी फर्म अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी कस्टमर को, तो कस्टमर जो है वो उसके लिए लॉयल हो जाता है, ठीक है, उससे अट्रैक्टेड होता है, सेटिस्फाई होता है, तो दोबारा आता है बार बार। और जब कस्टमर बार बार आता है तो आपका नाम बन जाता है। आई बात समझ में? क्लियर? जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो। इजी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है। Goodwill is the value of reputation of a firm which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firm in the same trade. Perfect definition कि भैया गुडविल क्या है? गुडविल रेपुटेशन है फर्म की, जिसकी वजह से वो हायर प्रॉफिट कमा पाता है किसी कंपैरिजन में नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी की बाकी फर्म जो है कमा रही है सेम ट्रेड में, ठीक है। बाकी कैफे के कंपैरिजन में ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमा रहा है उसी को गुडविल कहा जाता है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई होप क्लियर हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं गुडविल के कुछ फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल? पहला, इट इज ए इंटेंजिबल असेट। ये आपकी असेट है, ये बात तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब असेट कैसी है बेटा? इंटेंजिबल। इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, बट हाँ इसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हो। कैसे फील किया हमने उसकी एग्जिस्टेंस? भाई लाइन लगी पड़ी है, लोग वेट करने के लिए तैयार है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश।
इट इज ए वैल्यूएबल एसेट। भैया ये वैल्यूएबल एसेट है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आगे हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। चलिए, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये कहां हेल्प करती है आपको? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में, मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू द कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। देखिए इसकी ना वैल्यू जो होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी, गुडविल बढ़ती चली जाएगी। बट अगर आपकी पहले गुडविल थी, आपका नाम था, बट आपने सर्विस बेकार कर दी, तो क्या होगी? आपकी गुडविल कम हो जाएगी। तो भैया ये टाइम टू टाइम बढ़ती घटती रहती है। इट्स डिपेंड अपॉन द बिजनेस, आप अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है बेटा। चलिए, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सॉल्व। देखिए ये जो गुडविल होती है ना, हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होती है। आप कभी भी इसको ना पार्ट में सेल नहीं कर सकते। बिजनेस सेल करोगे तभी गुडविल सेल होगी। अरे बात समझ में? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट कि भैया बिजनेस बिकेगा तभी आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं है। और भी टाइम होता है जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आप गुडविल की नहीं निकाल सकते, हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन ही आप लगा सकते हो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी है, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती रहती है। इजी समझ में आ गए फीचर्स ऑफ गुडविल? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आता है हमारे पास गुडविल कितनी तरह की होती है। बेटा गुडविल ना दो तरह की है, एक होती है हमारी परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। परचेज गुडविल नाम से ही क्लियर है, परचेज्ड, जो आपने खरीदी है, ठीक है ना। मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड। अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड, भैया जिसके लिए कुछ ना कुछ आपने पे करा है, उसको बोलते हैं गुडविल। एग्जांपल समझो, आप एक बिजनेस खरीदने गए जिसके पास असेट थी 10 लाख की, ठीक है, लायबिलिटी थी 2 लाख की, तो उस बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 8 लाख। तो आपको कितने पैसे देने हैं उसे? 8 लाख। बट 8 लाख में उसने अपने बिजनेस को आपको नहीं बेचा। वो कह रहा है यार 10 साल से बिजनेस चला रहा हूं, मेरे पास इतना लॉयल बेस है कस्टमर का कि तू 4 साल तक भी अगर मेरा नाम यूज करेगा तो तू उतना प्रॉफिट कमा पाएगा जितना मैं अभी कमा रहा हूं। अरे बस समझ में? तो भैया मैं तो नहीं दूंगा 8 लाख में, मैं तो दूंगा 12 लाख में। तो आपको वो बिजनेस जो आपने परचेज किया वो खरीदा 12 लाख का, वैल्यूएशन कितनी थी? 8 लाख की। अब यहाँ पे जो 4 लाख आपने प्लस करके दिया है ना उसको, यही गुडविल है, परचेज गुडविल। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जांपल समझो, व्हेन द बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ऑफ इट नेट एसेट। एसेट माइनस लायबिलिटी हमने किया, उससे जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो क्यों पे कर रहा है भाई? गुडविल के लिए, ठीक है बेटा। ये जो आपने 4 लाख रुपए पे करे आपकी कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल। इजी, बहुत बढ़िया। अब परचेज गुडविल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट अराइज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस और ब्रांड। जब आप कोई ब्रांड खरीदते हो या फिर बिजनेस खरीदते हो, ठीक है, तब आपको पे करना होता है ये अमाउंट, ठीक है, परचेज गुडविल का। कंसिडरेशन पेड फॉर इट, कंसिडरेशन पे की गई है इसलिए आप इसको बुक में दिखाओगे। ध्यान रखना, आपको परचेज गुडविल को आप बुक ऑफ अकाउंट में शो करोगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, जो आगे पढ़ने वाले हैं, उसको आप कभी भी बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। क्लियर? चलिए, कहां दिखाओगे आप इसको? बैलेंस शीट में। भैया आपकी असेट है, आपने इसके लिए पैसा दिया है, खर्चा किया है, तो दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड में। इट इज अमोर्टलाइज। भैया ये इसकी वैल्यू ना टाइम टू टाइम कम होती जाएगी। अरे बस में आपने 4 साल के लिए गुडविल परचेज करी है, आपको पता है कि भैया जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है गुडविल के, मतलब जो सेम प्रॉफिट जो रहेगा, ठीक है, वो 4 साल तक रहेगा, ठीक है। तो 4 साल के लिए आपने 4 लाख रुपए पे करे, तो हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। आप बुक ऑफ अकाउंट में इसकी वैल्यू कम करते जाओगे। वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेनमेंट बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। भैया इसकी कितनी वैल्यू होगी? अभी मैंने 4 लाख रुपए पे करा है, अभी कैसे वैल्यूएशन करे मैंने इसका, ठीक है ना। कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना, कोई फिक्स कोई सिस्टम थोड़ी ना कि इस तरह वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। ये तो भैया सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, बात खत्म। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतना इतना आपको पे करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं 11 लाख दूंगा, उसने बोला 12 लाख से कम में दूंगा ही नहीं, तो मुझे 12 लाख देने पड़े। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आती है हमारी अगली गुडविल, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये नाम से ही क्लियर है, सेल्फ जनरेटेड, जो खुद बनाई गई है, अपने हार्डवर्क से बनाई गई है, किसी से परचेज नहीं की गई। आई बात समझ में? ये बिजनेस खुद बनाया है, मैंने बनाया है, वो क्या है? हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
आई बात समझ में? क्लियर? Also called an inherent goodwill. It is an internally generated goodwill which arise from a number of factors. बहुत सारे factors की वजह से होता है that a running business process due to which it is able to earn more profit in the future. ठीक है भैया, खुद बनाया, अपना नाम खुद बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, आप कस्टमर के लिए ऑनेस्ट हो, आपकी लोकेशन अच्छी है, वो बहुत सारे फैक्टर है, पर ये नाम आपने खुद बनाया है। आई बात समझ में? या आपने किसी से परचेज नहीं किया है। फीचर्स क्या होते हैं? ये इंटरनली क्रिएट की गई होती है, सालों सालों की मेहनत के बाद क्रिएट की जाती है। इसकी जो ट्रू कॉस्ट है वो आप लगा नहीं सकते, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सब्जेक्टिव जजमेंट के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन, जो जज कर ले वैसी गुडविल है, ठीक है जी। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 it is not recorded in the book of account because consideration in money is not paid for it। भाई कोई पैसा नहीं दिया इसके लिए हमने, तो इसीलिए हम इसको बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही बात कहता है। इजी। तो भैया परचेज गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है बेटा जो अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। भाई गुडविल जो है, जो नाम बन रहा है किसी भी बिजनेस का, किन रीजंस की वजह से बन रहा है ये समझना है हमें। पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट। भैया सबसे बड़ा रीजन है ये। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पे ना हम मूर्थल जाते हैं, मूर्थल में ना एक सुखदेव के नाम से ढाबा है, ढाबा बोल सकते हो, रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारे हैं, बट सबसे ज्यादा वहां पे चलता कौन सा है? सुखदेव। उसका रीजन पता है क्या है? उससे अच्छे अच्छे बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उससे अच्छा है बाकी और रेस्टोरेंट्स का, बट सुखदेव क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मतलब आप ऑर्डर दोगे 10 मिनट में आपके पास आपको खाना आ जाएगा, ठीक है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मेंटेन बहुत अच्छा कर रखा है, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट की वजह से सुखदेव का बहुत नाम है। तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि मूर्थल मतलब सुखदेव। आई बात समझ में? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वहां पे। क्लियर? जिसकी वजह से उसकी गुडविल बन गई है और हर इंसान अब, ठीक है, मूर्थल को ही सुखदेव के नाम से जानता है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगला, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई जितना अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे उतना आपका नाम बनेगा। सिंपल सी बात है, जितना अच्छा दोगे उतना ही नाम कमाओगे, ठीक है। जितना आप सेटिस्फाई करोगे, जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो गुडविल बनेगी। इजी। चलिए, लोकेशन बहुत मैटर करती है बेटा, ठीक है। कोई बिजनेस ऐसा है जो एक ऐसी जगह पे खुला हुआ है जो मतलब बहुत दूर है, आपके रीच से दूर है, तो वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, तो वहां पर बैठ के किसी को भी गुडविल क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइम लोकेशन में आपने कोई चीज, कोई बिजनेस खोल लिया, तो वहां पे आपका नाम इजिली बन जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत कस्टमर है। अरे बस समझ में? तो लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इजी। चलिए, द लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस। भैया कितना पुराना बिजनेस है ना, ये तो आपको पता है, जितनी पुरानी दुकान होगी उतना अच्छा नाम होगा। ये जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि यार इतने सालों से यहाँ पे बैठा है तो नाम तो होगा ना, ठीक है। तो मतलब जितना पुराना है, क्योंकि लोग ना, विश्वास बन जाता है लोगों का कि यार इतनी पुरानी दुकान है तो अच्छी सर्विस ही प्रोवाइड कर रही होगी, तभी तो इतने साल चल रही है, तो बंद करके चला जाता। अरे बात समझ में? तो इस तरह से लोगों की सोच होती है और वो सही भी है, ठीक है। अगला, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। भाई आपके पास कोई ऐसा राइट है जो बाकी किसी के पास नहीं है। आपने किसी ऐसी चीज का कॉपीराइट ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, ठीक है, जो बाकी किसी के पास है ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी मोनोपोली बन गई उस चीज की, तो उसकी वजह से आपकी गुडविल बनती है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। भाई इंडस्ट्री में आपके रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कैसे हैं, मतलब आपके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का क्या नजरिया है, किस तरह से आपके बिजनेस को देखती है, एज अ थ्रेट या एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। भैया आपके बिजनेस के रिगार्डिंग जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, अगर स्टेबल नहीं है ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट। भैया आप कितना नया करते हो, कुछ आप कितना नया करने के लिए रेडी रहते हो। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो आपको पता है वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं आज के टाइम में, जिसकी वजह से अब वो क्या हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अपना नाम बना पा रहे हैं।
ठीक है ना, तो कितना नया करते हो आप। अगला, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश द ब्रांड पॉपुलैरिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एडवर्टाइजिंग है तभी आपका ब्रांड नेम बन रहा है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस है, इन सबका नाम कैसे बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टाइज करने की वजह से। देखो उन्होंने काम किया है, मेहनत करी है, नो डाउट, बट एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, ये तो है कितनी अच्छी क्वालिटी है। जब किसी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप 4 लोगों को बताते हो, 4 लोग और 4 लोगों को बताते हैं, तो इस तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की गुडविल बन जाती है। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, दैट इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। भाई गुडविल को कैलकुलेट क्यों करना है। देखो यार, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है बेटा, पहला, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। भाई पार्टनर थे पहले, ठीक है, ए और बी, पहले 1:1 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को, बट अब ये 3:2 में शेयर कर रहे हैं। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई ना आपकी, इस टाइम पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे करेंगे हम लोग। ऑन एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, ठीक है, कि भाई आप किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो भैया ऐसा तो नहीं है ना कि केवल कैपिटल पैसा मंगा लोगे उससे, तो इतने साल की आपकी मेहनत है उसका भी तो शेयर मांगोगे उससे, कि भाई इतनी नाम बना रखा है हमने, देखो बैठे बिठाए ये नाम मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ पैसे लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। आई बात समझ में। सिमिलरली जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो जो उसने इतनी मेहनत करी है, बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाया है, उसके लिए भी उसको हम कुछ पे करते हैं एज गुडविल। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। व्हेन अमेलगमेशन ऑफ 2 फर्म, जब 2 फर्म मिलके एक साथ बिजनेस करके आगे चलना चाहती है, अमेलगमेट करती है, 2 फर्म मिल जाती है और एक बना देती है, उसको बोलते हैं हम लोग अमेलगमेशन। ठीक है, उस टाइम पे भी आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बेची जा रही है, जब आप अपने बिजनेस को बेचते हो, तो उस टाइम पे आप गुडविल का अमाउंट भी तो सामने वाले पर्सन से लोगे, तो उस टाइम पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये 5 केस है जहां पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड का हम यूज करते हैं। हमारे पास 3 मेथड है बेटा, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है हमारा, वो आज की हम वीडियो में कवर करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। इजी, मान लो पिछले 4 साल के प्रॉफिट के हिसाब से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देना है, और उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4 साल। यहां से क्या आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इजी, तो टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको गुडविल निकालने के लिए जो आपका एवरेज प्रॉफिट था उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। भैया ये क्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये नई चीज क्या बताई आपने बेटा, समझो। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, आपने एक बिजनेस जो है परचेज किया, ABC लिमिटेड, जो कि 10 लाख का एनुअल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा है। अब ये जो 10 लाख का एनुअल प्रॉफिट है, ये कितने साल तक मेंटेन रहेगा, कितने साल तक ABC लिमिटेड जो है यही प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, मान लो 4 साल तक कमाएगी। ठीक है, 4 साल तक ये सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती है अपने नाम की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बस इतना सा करना है हमें, किसमें, अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सब कुछ सिंपल रखो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो तो गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास वो फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब भी हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर नंबर 1, भैया कोई एबनॉर्मल इनकम है जो बिजनेस से नहीं हुई, आपकी लॉटरी लग गई, क्या बिजनेस लॉटरी का है, नहीं, तो ऐसी इनकम जो बिजनेस के पर्पज से नहीं हुई है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। आई बात समझ में। ऑन द अदर हैंड आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया, भैया फैक्ट्री में आग लग गई, आपकी गलती है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। अरे बात समझ में। तो इस तरह का कोई लॉस हो गया तो उसे दोबारा से ऐड कर दो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। आई बात समझ में। सिमिलरली आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था वो आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उससे कोई डिविडेंड आ गया, रेंट आ गया या फिर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब वो आपके बिजनेस से नहीं हुआ, आपका बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। आई बात समझ में। तो इस तरह के प्रॉफिट को आप माइनस करोगे जब भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। अरे बात समझ में। सिमिलरली एक पॉइंट और होता है, उसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट, कि भैया कोई भी एरर हो गई, कोई गलती हो गई आपसे, कोई चीज आप प्रोवाइड करना भूल गए, नेट प्रॉफिट में से माइनस करना भूल गए या फिर प्लस करना भूल गए, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गुडविल कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर हो गया। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करेंगे, और अगर कोई इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट से तो उसको माइनस कर देंगे। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब कर लेते हैं एक क्वेश्चन जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिव्या ने परचेज किया ज्योति का बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ठीक है जी। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए भाई? 3 ईयर। 3 साल से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का प्रॉफिट 1 लाख, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। भैया 12,500 का एबनॉर्मल गेन हो गया, तो 2016-17 का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना आएगा? 1 लाख में से 12,500 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 87,500। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे 17-18 का, 17-18 का जो प्रॉफिट है वो है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, ठीक है जी। तो 1,25,000 में मैं एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दूंगा, जो कि है मेरा 25,000, तो आ गया 1,50,000। इजी। चलिए अब देखते हैं 18-19 का। 18-19 में 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है। एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। भैया इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, जो पे किया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया ही नहीं, तो क्या करेंगे भैया? माइनस कर देंगे। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट। आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया हमारा 1 लाख, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 साल का प्रॉफिट हो गया। इजी। चलिए तो क्या कर लेते हैं बेटा, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, है ना भाई। एडजस्टमेंट हमने कर ली सारी की सारी, सब कुछ कर लिया हमने, तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3,37,500, 3,37,500, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं भैया, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल है भाई? 3,37,500 डिवाइड बाय 3, तो 1,1,2,5,0,0, 1,12,500, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज, ध्यान रखना कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज। जब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,12,500 मल्टीप्लाई करा किसको? इस अमाउंट को 2 से, क्योंकि 2 ईयर परचेज दे रखा है हमें क्वेश्चन ने। बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया? 2, 2,
5,000,000 2,25,000 इजी। चलिए बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। अब उसी का मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यहां पर हम क्या करते हैं, अपने एवरेज प्रॉफिट को, हर साल के एवरेज प्रॉफिट को वेट प्रोवाइड कर देते हैं। वेट मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम वेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? आप देखो, आप कौन से प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दोगे, पिछले साल वाले प्रॉफिट को या उससे पहले या उससे पहले वाले प्रॉफिट को? ऑब्वियस सी बात है, आप गुडविल देखोगे तो क्या देखोगे, यार पिछले साल ने कितना कमाया था, है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस गुडविल कैलकुलेशन के लिए ज्यादा है ना। तो यहां पर ये यही करते हैं। ठीक है, तो कुछ ईयर को इंपॉर्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, मेनली उन सालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जो रीसेंट ईयर्स है। ठीक है, जो अभी पिछले साल है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे समझो 2011, 12, 13, 14 4 साल का प्रॉफिट हम कंसीडर कर रहे हैं अपना एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो 2011 को इसने वेटेज दे दी कितनी, 1। 2012 को कितनी दे दी, 2। 13 को दे दी कितनी, 3। और 2014 को कितनी दे दी, वेटेज 4। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, 2014 वाला। सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, 2011 वाला। ये पुरानी बात हो गई और ये अभी की रिसेंट की बात है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, इसमें क्या करना होगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट है आपका, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, वेट से। जो भी वेट है उससे मल्टीप्लाई करो, और जो यहां पर टोटल प्रॉफिट आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल वेट से। ठीक है, टोटल वेट से मतलब यहां पे कितना टोटल वेट होगा, 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज 10। तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे टोटल प्रॉफिट को। आई बात समझ में, इजी, बाई कोई डिफरेंस नहीं है। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इजी, शाबाश। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास अलग अलग साल का प्रॉफिट है। ठीक है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। ठीक है जी, कितना कितना प्रॉफिट है बेटा, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ठीक है बेटा, अब ये तो प्रॉफिट है, अब वेट प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, हर एक साल को 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे बेटा, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा ये, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 27 को 1 से किया तो कितना आ गया, 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख, और ये आ जाएगा हमारे पास 90,000। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 90,000, 90,000, 1,80,000, 2,80,000, 2,80,000 और 20,000 कितना आ गया, 3 लाख, 3,48,000, 3,48,000। तो अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया, 3,48,000। अब इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल वेट से। टोटल वेट मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 10, 15, कितना आएगा, 15। तो 15 से डिवाइड करेंगे, टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइड करते हैं 15 को 2 से 30, 4, 45, 3, 32, 00, 23,200, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालना है मुझे गुडविल, तो गुडविल को क्या करूंगा मैं, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। चलिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है,
तो नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 23,200 मल्टीप्लाई में 3, 0,069 69,600 हमारी गुडविल आ गई। इजी समझ में आ गया बेटा। वेटेड एवरेज कुछ नहीं करा हमने, बस जो प्रॉफिट था उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर लिया, वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड किया और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गई। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। So that's it, that's it with our video. I hope कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हमने हंसते खेलते बहुत ही आसानी से आधा चैप्टर पैक कर दिया है, बाकी रिमेनिंग अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताओ, अपने भाई को, आपका भाई आपके डाउट्स क्लियर कर देगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। आप बस रोज 5 बजे अपने भाई के साथ जुड़ जाओ और इस शेड्यूल के साथ पढ़ते जाओ। डेली बेस से मैथ करोगे तो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। लाइक नहीं की वीडियो तो लाइक कर दो और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो कहीं ना कहीं अकाउंट्स में फंसता है और जो कंसेप्चुअली चीजों को समझना चाहता है। उसे बोलो अगर कंसेप्चुअली चीजों को समझना है और बोर्ड में फोड़ना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले का पार्ट बन जा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।